नमस्कार दोस्तों, वीडियो ओपन कर दिए हो तो इसको देख कर ही जाना। इसको देखने के बाद में क्या होगा, एग्जाम में पूरा पूरा नंबर बढ़ने की चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। इसको जो छोड़ देता है उसके नंबर गलती हो जाते हैं क्वेश्चन जा करके एग्जाम में, और नंबर कम हो जाता है। और जो प्रीवियस ईयर पे पकड़ रहता है जिसका, उसका नंबर ज़्यादा आने के पूरे पूरे मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट होता है आज का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि निम्न शहरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। गुजरात में कौन सा नहीं है ऑप्शन में से? तो ऑप्शन ए में है सूरत, बी में है नासिक, सी में है राजकोट, डी में है कांडला, ठीक है। 53 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कांडला जो है गुजरात में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर हो या चैप्टर वाइज हो, प्रीवियस ईयर के बाद में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग समझते हैं। विस्तृत व्याख्या में दिया हुआ है नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या में नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। सूरत कहाँ है, गुजरात में है। सूरत हीरा तराशने एवं कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा सूरत कहाँ है, गुजरात में है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा तराशने के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी में है राजकोट। राजकोट गुजरात में है, इंजीनियरिंग और औद्योगिक केंद्र के लिए। राजकोट कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। कांडला कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। कांडला भारत का एक प्रमुख ज्वारीय मुक्त व्यापार बंदरगाह है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में नहीं है? नासिक जो है महाराष्ट्र में है, बाकी तीन ठो कौन कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। यहाँ पे ट्रिक बताया है, नासिक की अंगूर महान, महाराष्ट्र में उसकी पहचान, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। कंडला बंदरगाह से प्रश्न संबंधित अक्सर पूछा जाता है, तो कंडला बंदरगाह को याद रखना, गुजरात में है। भारत का प्रमुख ज्वारीय एवं मुक्त व्यापार बंदरगाह है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन ए में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में होना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में होना नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में आपको क्या देखने को मिलती है, चलते हैं विस्तृत व्याख्या में। 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये सही नहीं है। भारतीय जनगणना के अनुसार सिटी की शर्तें क्या होना चाहिए? न्यूनतम जनसंख्या 5000 होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना न्यूनतम जनसंख्या पर कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए, ठीक है। कार्यशील पुरुष कम से कम 75% गैर प्राथमिक क्षेत्रों में लागू हो। किसमें? गैर प्राथमिक क्षेत्र में। जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो, ठीक है। नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड उपस्थित हो। ये सब नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। वो आंसर उसको नहीं देंगे हम, ठीक है। नगर में 75% लोग और कृषि काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र तो गांव में बसते हैं, ठीक है। इसलिए विकल्प डी जो है गलत है, क्योंकि 75% लोग गैर प्राथमिक में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? भूमि निम्नीकरण हेतु कौन उत्तरदायी? ऑप्शन में है भू क्षारता हो गया, बी में है मृदा अपरदन हो गया, सी में जल जमाव हो गया, डी इनमें से कोई, इनमें सभी हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी जो है भू निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। भू निम्नीकरण का कारण ये सारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, चलते हैं पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। इसको विस्तृत व्याख्या भी बोल सकते हो। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि की गुणवत्ता तथा उर्वरता में कमी आने की प्रक्रिया है, वो होता है भूमि निम्नीकरण। गुणवत्ता तथा उर्वरता यानी फसल जो होगा खेत में, अच्छा फसल जब नहीं होता है तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, यानी मिट्टी का जो एनर्जी होता है खत्म हो जाता है, उससे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? भू क्षारता, रासायनिक उर्वरकों व अत्यधिक सिंचाई से लवणीकरण। अगर ज़्यादा खेत में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तब भी हो जाएगा वो, ठीक है।
उसके बाद में मृदा अपरदन, हवा व जल द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बहना। एक जगह से दूसरे जगह से मिट्टी अगर चला जाता है तो उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मृदा इरेजन उसको बोल सकते हैं। जल जमाव, अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लानेशन, सॉरी, अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा मेमोरी ट्रिक। पानी जमाव, क्षार व कटाव तीनों मिलकर भूमि करे खराब। ये तीनों मिलकर क्या करता है, भूमि को खराब करता है। ये ट्रिक देखो, पानी जमाव, क्षार कटाव तीनों मिलकर करे भूमि खराब। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण जल जमाव एवं लवणीकरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में क्या है इसका कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण और जल जमाव के कारण, इसलिए वहाँ के भूमि निम्नीकरण हो जाता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जल्दी से एनर्जी खत्म हो जाता है मिट्टी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 56 नंबर क्वेश्चन। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी ज्वार जो होता है सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ठीक, ज्वार सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में है उड़ीसा है, बी में गोवा हो गया, सी में महाराष्ट्र हो गया, डी में मेघालय हो गया। तो 56 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक ज्वार कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, देखिए, ज्वार भारत में बोए जाने वाले मोटे अनाज में क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से मुख्य फसल है। मोटे अनाज को हम लोग ज्वार कहते हैं। ठीक है, अग्रणी राज्य भारत के कुल ज्वार उत्पादन के आधे से अधिक भाग अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। ज्वार सबसे अधिक कहाँ होता है, जितने इंडिया में ज्वार होता है उन सब में अकेले महाराष्ट्र जो है आधा ज्वार उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, अन्य प्रमुख राज्य कौन हो गया, कर्नाटक भी है, राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ भी ज्वार होता है। मोटे अनाज में ज्वार महान महाराष्ट्र है मुख्य स्थान। इसका ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है शुष्क ज्वार एक शुष्क कृषि आधारित फसल है। ज्वार कैसा फसल है, शुष्क आधारित कृषि फसल है। यहाँ पे ध्यान देना, ज्वार एक शुष्क कृषि आधारित फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकता है कि ज्वार कैसी फसल है, तो शुष्क आधारित फसल है, शुष्क कृषि आधारित फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पे फसल है। पे फसल कौन है, इसका आंसर कोई भी बता सकता है। ए में चाय है, बी में कॉफ़ी है, सी में ए और बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन में इसका दिया हुआ है। ठीक है, पेय फसल, वे कृषि फसल जिन्हें पीने योग्य पेय पदार्थ, जो मतलब जो वो फसल जिसको पीने योग्य होता है उसको क्या बोला जाता है, पेय फसल बोला जाता है। जैसे चाय है, चाय मुख्य रूप से चाय कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, चाय सबसे अधिक, देखो चाय असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग का प्रमुख उत्पादक है। कहाँ का, असम हो गया, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग का प्रमुख उत्पादक है। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रसिद्ध अरेबिका किस्म उगाई जाती है। ध्यान रखना, चाय कहाँ होता है, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, यहाँ का प्रमुख उत्पादक है चाय। और कॉफ़ी कहाँ, कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी, पिछले वीडियो में हम लोग इसको क्लियर किए हुए हैं। केरल और तमिलनाडु में प्रसिद्ध अरेबिका किस्म उगाई जाती है। तो अरेबिका किस्म किसकी है, कॉफ़ी की किस्म है। ठीक है, चाय असम की, कॉफ़ी कर्नाटक की, दोनों ही पेय फसल भारत की। ठीक है, चाय कहाँ, असम की, कॉफ़ी कर्नाटक की, दोनों ही पेय फसल भारत की। ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, भारत में कॉफ़ी की सर्वश्रेष्ठ किस्म अरेबिका है। कॉफ़ी का सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन है, अरेबिका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 58 नंबर क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापार अनाज कृषि नहीं की जाती है कहाँ, देखो यहाँ पे पंपास में, स्टेपीज में, प्रेयरी में, अमेजन बेसिन में। तो 58 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेजन बेसिन में व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। कृषि विस्तारित व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है अमेजन बेसिन में। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में है इसमें, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान में आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है, शीतोष्ण घास के मैदान में आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती हैं, जैसे प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना, स्टेपिज, यूरेशिया।
यहाँ सब की जाती है। अमेजन बेसिन विषुवतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है जहाँ आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है, यानी अमेजन बेसिन में विस्तृत विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। घास मैदान में उगे अनाज अमेजन वर्षावन में जंगल राज, अमेजन तो जंगल का राज है, फिर वहाँ पे अनाज की कृषि कैसे होगा। ठीक है। अमेजन बेसिन में कर्तन एवं दहन प्रकार की कृषि की जाती है। अब पूछेगा अमेजन बेसिन में कैसी कृषि की जाती है, तो कर्तन और दहन प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन से 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है। पंचम क्रिया से कौन संबंधित है इसमें? ऑप्शन ए परिवहन हो गया, बी संचार हो गया, सी सेवाएं हो गया, डी नीति निर्धारक हो गया। 59 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, नीति निर्धारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचम क्रिया से संबंधित है नीति निर्धारक। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि पंचम क्रियाकलाप सर्वोच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियां है। किसका गतिविधि है? सर्वोच्च स्तर से, यानी ऊंचे से ऊंचे स्तर के निर्णय लेने वाला तथा नीतियों के निर्माण करने वाला, यानी कानून का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियां है। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें सरकारी नीति निर्माता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता शामिल हैं। ठीक है। परिवहन, संचार और सामान्य सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। कितने क्रियाकलाप में आते हैं इसको याद रखना। परिवहन, संचार और सामान्य सेवा जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है, सेवा। पंचम का मतलब गोल्ड कॉलर राज, नीति बनाना ही इनका काज। देखो यहाँ पे इसका ट्रिक बनाया हुआ है कि पंचम का मतलब गोल्ड कॉलर राज, ऊपर पढ़े हैं ना, सर्वोच्च निर्णय लेने वाले और नीति का निर्माण करने वाले। तो यहाँ पे समझाया है पंचम का मतलब गोल्ड कॉलर राज, नीति बनाना ही इनका काज। पंचम क्रियाकलाप का मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको स्लाइड को ऊपर करते हैं और देखते हैं कि पंचम क्रियाकलापों में संलग्न लोगों को गोल्ड कलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर कहा जाता है। गोल्ड कॉलर, रेड कॉलर, ध्यान रखना है। पंचम क्रियाकलापों में संलग्न लोगों को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। जो भी पंचम क्रियाकलाप में लोग होता है उन्हें गोल्ड कॉलर से संबोधित किया जाता है या गोल्ड कॉलर कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको पढ़ना टीचर्स नोट्स में, कितना अच्छा बात देखो। प्राथमिक रेड होता है, रेड कलर कहेगा तो प्राथमिक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा द्वितीय, पिंक हो जाएगा तृतीय, व्हाइट हो जाएगा चतुर्थ और पंचम हो जाएगा गोल्ड। इस बात को दिमाग में नोट कर लेना या कॉपी में कहीं नोट कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। फिर से प्राथमिक हो गया रेड, द्वितीयक हो गया ब्लू, तृतीयक हो गया पिंक, चतुर्थ हो गया व्हाइट, पंचम हो गया गोल्ड कलर। का अंतर बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कल से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पूरा क्वेश्चन आएगा। 35 क्वेश्चन का सेट होगा। 2 सेट में 1 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कल से। अब देखो लाल कॉलर का संबंध किससे है? अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से इसको देखो। टीचर नोट्स जो लिखा हुआ है कि प्राथमिक हो गया रेड, रेड कॉलर किससे हो गया? प्राथमिक से हो गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि लाल कॉलर का संबंध किससे है? प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन ए में है, बी में द्वितीय क्रिया से, सी में तृतीय क्रिया से, डी में चतुर्थ क्रिया से। तो पीछे हम लोग यहाँ पे पढ़े ही हैं कि रेड जो हो गया प्राथमिक, और यहाँ पे वहीं पूछ ही दिया है कि लाल कॉलर, रेड मतलब लाल, लाल कॉलर पूछ ही दिया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया बट हम आपसे बता देते हैं, यहाँ को बोल के बता देते हैं, यहाँ सुन लेना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी गतिविधि आता है, अब देखना कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधि आती है। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, इन सब चीज़ों में काम करने वाले श्रमिक जो है रेड कॉलर से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्रिया में आते हैं वो। ठीक है।